बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश हैं। अच्छा तो बेटे, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बर्ड्स, फीदर्स, फ्लाइट्स एंड एंडोथर्मी। और इसका पहला लेक्चर जो कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इन बर्ड्स है, ये डिस्कस करेंगे। आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि इसके अंदर हम बर्ड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इसका क्लासिफिकेशन होगा, और मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी इन्फॉर्म किया था कि बेटा ये आपका जो ओवरऑल जितने भी आपने फाइलम और क्लासेस पढ़े हैं, इनके अंदर से सबसे जो लेंथी है वो यही है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ इसको देखना है, क्लासिफिकेशन याद नहीं करनी, सिर्फ देखना है। क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर MCQs बेस्ड आना है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा जिसमें MCQs आएंगे, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो आपको क्लासिफिकेशन के अंदर से कुछ नहीं देंगे। एनीहाउ, अल्लाह का नाम लेते हैं, इसको शुरू करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि क्लासिफिकेशन थोड़ी लंबी होगी, यानी कि उस लेक्चर के पार्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। वजह यह कि बर्ड्स के ऑर्डर कुछ 30 के आसपास हैं, और जो आपकी बुक पे हैं वो 28 हैं। वैसे जो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय रॉबर्ट विटेकर, इसके अकॉर्डिंग बर्ड्स के 32 ऑर्डर हैं। फर्स्ट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो बर्ड्स को क्लास एव्स के अंदर रखा जाता है, और क्लास एव्स के सभी मेंबर्स को जनरली बर्ड्स कहा जाता है। क्लास एव्स का जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड एविस से आया है, इसका मतलब भी बर्ड ही है, यानी कि इसका लफ्ज़ी मतलब भी बर्ड ही है। इस क्लास के जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं या इसके डिस्टिंग्विश पॉइंट्स हैं, या अगर आपसे कोई पूछे कि बर्ड क्या होता है, बर्ड परिंदा नहीं होता ना, आपने बताना है बेटा ये छोटे बच्चों वाला आंसर, आप नर्सरी ब्रेक में नहीं है, आपने उसको बर्ड्स के 4-5 कैरेक्टर बताने हैं। सबसे पहला कि इस क्लास के सभी मेंबर, ऑलमोस्ट सभी मेंबर चंद एक को छोड़ के, इनके अंदर फ्लाइट के लिए अडाप्टेशंस पाए जाते हैं। इनके जो 4 लिम्स होते हैं या इनके फ्रंट अपेंडेजेस होते हैं, ये मॉडिफाइड होते हैं और विंग्स की शक्ल में होते हैं। विंग्स के ऊपर फीदर्स पाए जाते हैं, और एंडोथर्मी इनमें पाई जाती है। इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, इनका मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है। जिस तरह से इंसान का जो मीन बॉडी टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो बेटा बर्ड्स में ये मीन बॉडी टेम्परेचर 40 और कुछ बर्ड्स के अंदर 48, 49, 50 तक भी चला जाता है। इसके बाद इनका जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी है, ये भी फ्लाइट के लिए मॉडिफाइड होती है। इनकी जो बाकी स्केलेटन की बोन्स हैं, यानी कि टांगों और बाजुओं की जो हड्डियाँ हैं, ये खाली होती हैं अंदर से। इनके अंदर जो खाली स्पेसेस होती हैं, इनको एयर स्पेसेस कहा जाता है, और ताकि स्केलेटन का वॉल्यूम उतना ही रहे, लेकिन स्केलेटन की डेंसिटी कम हो जाए। डेंसिटी कम होगी, उसका वेट भी कम हो जाएगा, बर्ड की ओवरऑल बॉडी हल्की होगी, और बर्ड को फिर उड़ने में आसानी होती है। इसके अलावा जितने भी मॉडर्न बर्ड्स हैं, मॉडर्न बर्ड्स का मतलब वो बर्ड्स जो आजकल पाए जाते हैं, इन सब के अंदर एक सख्त किस्म की चोंच पाई जाती है, बिल या बीक चोंच को कहते हैं, और इनके अंदर दांत नहीं होते, तो किसी चीज़ को काटने का काम ये अपनी चोंच से ही लेते हैं। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। इसी वजह से जो बर्ड्स हैं, इनको अक्सर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। लाइन द बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, मतलब कि परिंदे रेप्टाइल की ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड या तरक्की याफ्ता शक्ल है। पिंक कलर से जो इटैलिक्स में लिखा है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात हो रही है, इस वजह से इसको मैंने सेपरेट कलर में किया है। तो क्रोकोडाइल्स की तरह से ही जो बर्ड्स हैं, ये आर्कोसॉरस से बने हैं। बाकी जो उड़ने वाले रेप्टाइल जो इस लीनिएज के अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल टीरोसॉरस और टीरोडेक्टाइल्स वगैरह,
ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। इनको बर्ड्स के एंसेस्टर्स के अंदर शुमार नहीं किया जाता, क्योंकि इनके अंदर बर्ड्स वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर जिसको क्लेविकल कहा जाता है वो नहीं था। क्लेविकल या इसको विश बोन कहा जाता है। किस तरह की बोन होती है जिसके साथ फ्लाइट मसल्स अटैच होते हैं। तो मॉडर्न बर्ड्स के अंदर ये बोन पाई जाती है, लेकिन जो पुराने उड़ने वाले डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं उनके अंदर ये बोन नहीं थी। इस वजह से उनको बर्ड्स का इंसेस्टर नहीं समझा जाता। तो इसके नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है, फ्यूज्ड यानी कि आपस में जुड़ी हुई क्लेविकल्स, या इसको विश बोन कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज के अंदर। ये अटैचमेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसके फ्लाइट मसल्स अटैच होते हैं, इसलिए ये जो रेप्टाइल्स हैं इनके अंदर ये नहीं होते। सिर्फ एक स्पेसिफिक लीनिएज को बर्ड का एंसेस्टर कहा जाता है, बाकियों को नहीं। रीज़न ये है कि उनके अंदर क्लेविकल्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा मॉडर्न बर्ड्स जितने भी होते हैं ना, इनमें जो विंग्स और फीदर, बेटा मसला ये है उर्दू लैंग्वेज जो है इसमें जो वेनोक्युलर है यानी कि जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, इसमें जो विंग है इसको भी पार कहते हैं, जो फीदर है इसको भी पार कहते हैं। एक्चुअल में ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इस वजह से इनके नाम भी अलग-अलग हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट ये कन्फ्यूजन ना आए। इसमें ये होता है कि परिंदे का पूरा बाजू, जिसके अंदर उसके सारे फीदर्स, उसकी बोन्स, उसके मसल, सब कुछ इकट्ठा होता है, यानी कि कंप्लीट उसका जो बाजू उसको विंग कहा जाता है। और विंग के ऊपर जो लहदा पर लगे होते हैं, जिनको एक्चुअल वर्ड इनके लिए पंख है, तो वो जो इसके पंख होते हैं उसमें लगे हुए वो फीदर्स कहलाते हैं। तो फीदर्स 3 से 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फर्दर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। खैर, ये आपने मॉडर्न परिंदों के विंग्स और फीदर्स देखे हुए हैं किस तरह के होते हैं। इसके बरक्स जो कदीम रेप्टाइल यानी कि उड़ने वाले रेप्टाइल थे उनके पर इस तरह के नहीं थे। उनके पर चमगादड़ के परों से मिलते जुलते थे, यानी कि चमगादड़ के अंदर भी विंग्स तो होते हैं लेकिन फीदर्स नहीं होते। एक बारीक मेम्ब्रेन की तरह की स्किन होती है जो इसकी उंगलियों की हड्डियों के ऊपर जिस तरह से मड़ी होती है वो चीज़ ऐसी होती है। तो ये उसको एज अ फ्लाइट सरफेस यूज़ करके उड़ते हैं। यही सेम करैक्टर था जो पुराने रेप्टाइल थे उड़ने वाले या उड़ने वाले डायनासोर थे, उनके पास भी ऐसे ही थे। तो ये करैक्टर चूँकि मॉडर्न बर्ड से बिल्कुल अलग है, इस वजह से इनको बर्ड्स का एंसेस्टर नहीं कहा जाता। तो मॉडर्न बर्ड्स डायनासोर की एक लीनिएज जिसको सॉरिस्कियन लीनिएज कहा जाता है, इससे आए हैं। और इसी लीनिएज के अंदर बाइपेडल 2 टांगों पे चलने वाले गोश्त खोर डायनासोर भी आते हैं, जिसके अंदर से एक फेमस डायनासोर की एग्जांपल है, इसको टायरेनोसोरस रेक्स कहा जाता है या फिर शॉर्ट फॉर्म के अंदर टी रेक्स। तो ये वही डायनासोर है जो जुरासिक पार्क के सभी पार्ट्स के अंदर सबसे आगे आगे था और बड़ा खबीस और जालिम किस्म का दिखाया हुआ और इंसानों पे अटैक करता था। पिछली टांगें और टेल इसकी लंबी मोटी मजबूत थी, लेकिन इसके अगले जो बाजू थे वो छोटे छोटे थे और उससे किसी चीज़ को पकड़ने का काम करते थे। एनी हाउ जुरासिक पार्क वाला टायरेनोसोरस रेक्स एक एक्चुअल एनिमल को देख के बनाया गया जो अब नहीं पाया जाता। क्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशन यानी कि फिगर 20.3 से ये पता चलता है कि जो बर्ड्स हैं इनको मॉडर्न डायनासोर कहा जा सकता है, यानी कि कुछ ज़ूलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि डायनासोर्स को जब के बने हैं तब से लेके अब तक करोड़ों साल गुजर चुके हैं। तो इतने सालों के अंदर जिसमें से बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए, जो बच गए वो टाइम के साथ चेंज होते होते जो मॉडर्न शक्ल के बर्ड्स हैं इसमें कन्वर्ट हो गए। यानी कि जो बर्ड्स ही एक्चुअली डायनासोर ही हैं, बस शक्ल सूरत इनकी थोड़ी सी चेंज हो गई है। चीज़ इंटरेस्टिंग है लेकिन ये टेक्निकली दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट्स, इसी का ही सेकंड पार्ट, एंशिएंट बर्ड्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट। सन 1861 के अंदर वर्टिब्रेट्स के अब तक मिले हुए फॉसिल्स के अंदर से बहुत इम्पोर्टेंट फॉसिल है
वो जर्मनी का इलाका जिसको बवेरिया कहा जाता था, अब ये नहीं है, पहले स्टेट होती थी बवेरिया के नाम से, अब इसको मॉडर्न जर्मनी के अंदर शामिल कर दिया गया, इसका नाम ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे क्वारी जहाँ से पत्थर तोड़े जाते हैं, यानी कि उसको क्वारी कहा जाता है, उर्दू में भी इसको क्वारी ही कहा जाता है। ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीन से पत्थर निकलते हैं, उनको तोड़ते हैं और फिर ज़रूरत के मुताबिक उनके स्लैब्स और छोटे बड़े पीस करके ट्रकों में भर के बेचते हैं। तो ये जो फॉसल था, कबूतर के साइज़ का एक एनिमल था जो कि जुरासिक पीरियड के अंदर पाया जाता था, यानी कि तकरीबन 150 मिलियन ईयर्स, 15 करोड़ साल पहले। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए था कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो इससे पहले किसी भी दूसरे जानवर या उसके फॉसल में देखने को नहीं मिले थे। हाफ़ कैरेक्टर्स इसके अंदर रेप्टाइल्स जैसे थे, हाफ़ कैरेक्टर बर्ड्स जैसे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से थे कि इसकी जो टेल थी ये लंबी थी, जो कि रेप्टाइल से मिलती जुलती है। इसकी जो फिंगर्स थी या इसके जो 4 लिम्स थे, वहाँ पे क्लॉज यानी कि लंबे नाखूनों वाले पंजे भी लगे हुए थे। बदकिस्मती से ये जो स्पेसिमन था इसका कंप्लीट हेड नहीं मिल सका, लेकिन इसकी जो टेल वगैरह और बाकी बॉडी पे इसके फीदर्स थे, उनके इम्प्रिंट्स पत्थरों के अंदर से मिल गए। इसके जो पर थे वो कंपैरेटिवली थोड़े से राउंडेड शेप के थे। आगे जब क्लासिफिकेशन बर्ड की आएगी उसमें आएंगे। कुछ बर्ड्स के पर होते हैं पतले और लंबे, और कुछ के पर छोटे और राउंड होते हैं। चिड़िया जो हाउस पैरो होती है, अगर इसका पर पकड़ के ऐसे फैला के देखा जाए, ये भी राउंड विंग्स के अंदर आते हैं। तो एक तो ये एंशिएंट करैक्टर है, दूसरा इससे इनको ये भी पता चला कि ये जो फॉसल है ये किस तरह के जानवर का है, जो बर्ड्स की बहुत ही कोई पुरानी किस्म का है। इसका नाम आर्कियोपेटेरिक्स रखा गया। ग्रीक वर्ड आर्कियोस का मतलब है एंशिएंट यानी कि कदीम, टीरोन का मतलब है विंग, यानी कि इसका नाम एंशिएंट विंग यानी कि एंशिएंट बर्ड। ये बेटा इसकी पिक्चर है, इसमें से जो लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर है ये वो एक्चुअल पिक्चर है जिस हालत के अंदर ये उनको मिला था। अब ये इसका सर है, ये इसकी गर्दन, ये इसका चेस्ट वाला पोर्शन, पेल्विक गिर्डल, और ये इसकी एक टांग, ये इसकी दूसरी टांग, और ये इसके नीचे की एक, ये इसके पाँव वाले पंजे। ठीक है, अब उसके बाद ये और ये, सिमिलरली ये और ये इसके बाजू। बोन्स जो होती हैं ये फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिजर्व होती हैं, लेकिन बॉडी के जो सॉफ्ट और फ्लैशी गोश्त वाले पार्ट्स होते हैं वो ठीक से प्रिजर्व नहीं होते। अक्सर वो पूरा पार्ट नहीं मिलता, सिर्फ जो नीचे वाला पत्थर है उस पे उसका इम्प्रिंट या उसका कास्ट यानी कि एक तरह से छापा सा बस आता है। तो इसके भी बाजुओं के साथ इसके पर तो प्रिजर्व नहीं हुए, लेकिन जहाँ पे पर प्रेजेंट थे वहाँ पे नीचे नीचे उनके छापे लग गए। सिमिलरली ये देखें कि ये इसकी टांगों की साइड से ये लंबी वाली इसकी टेल थी, इसकी साइड पे चारों तरफ फीदर्स थे, जिन फीदर्स का इम्प्रिंट वहाँ लग गया। इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा था, जिसके अंदर आपने ये भी पढ़ा था कि इसके मुंह के अंदर रेप्टाइल्स की तरह से कॉनिकल शेप के दांत थे, यानी कि परिंदों वाली चोंच नहीं थी, दांत थे। और जो 21.2 फिगर है यानी कि इसका बी पार्ट, ये इसी की ही रिकन्स्ट्रक्शन है, यानी कि इस फॉसल के मुताबिक एक एनिमल को दोबारा से बनाया गया है और ये उसकी पेंटिंग है। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि ये जब ज़िंदा होता था तो ये किस तरह का होता था। अब आप देखिए कि इसका सर और इसका जो मुंह है ये रेप्टाइल से मिलता जुलता है, बॉडी के ऊपर फीदर्स की कवरिंग है, उसके बाद ये इसकी लंबी वाली टेल है और उसके चारों तरफ फिर से फीदर्स हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसके जो नीचे से पंजे थे ये रेप्टाइल जैसे थे, और जहाँ पे इसके ये पर फोल्ड होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी पकड़ने के लिए, मतलब जिस तरह पंजे के आगे नाखून होते हैं यहाँ पे भी क्लॉज पाए जाते थे। उसके बाद ये देखें कि इसके जो पर हैं ये वाले, ये आउटलाइन के अंदर तकरीबन गोल हैं, ये वाला भी, ये वाला भी। अब ये जो गोल किस्म के पर होते हैं ये जिस भी परिंदे के अंदर पाए जाएं, इसका मतलब ये है कि ये परिंदा शॉर्ट फ्लायर है, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ सकता है।
ना तो बहुत बुलंदी पे जा सकता है, ना लगातार बहुत दूर तक उड़ सकता है। तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक मतलब कि आपके सामने इधर उधर उड़ते रहेंगे। स्पैरो चिड़िया जो घर वाली चिड़िया होती है, आपको पता है कि कभी बहुत ऊंचा आसमानों पे नहीं जाके उड़ती या लगातार कई कई घंटे नहीं उड़ती। तो एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक या एक दीवार से दूसरी दीवार तक छोटे डिस्टेंस के लिए इस तरह के परिंदे उड़ते हैं। जो दूर तक और बहुत तेज़ उड़ने वाले परिंदे होते हैं उनके पर इस शेप के नहीं होते, वो पतले लंबे और चौड़ाई में भी कुछ के ज़्यादा होते हैं, मतलब साइज़ में बड़े होते हैं। खैर सन 1861 के 16 साल के बाद, यानी कि सन 1877 के अंदर 1877, तब एक इसी जैसा फॉसल मिला, लेकिन ये फॉसल बाद वाला जो था ये ज़्यादा अच्छी हालत के अंदर था। इसके अंदर इसका हेड वाला पोर्शन भी ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व था, जिससे पता चला कि इसके जो जबड़े हैं आगे को एक्सटेंडेड हैं, चोंच की तरह के ही हैं, लेकिन उनके अंदर दांत भी हैं। इसके बाद वही इलाके और उसके आसपास में खुदाई करने से आर्कियोपेटेरिक्स के 4 मज़ीद फॉसल मिले। मल्टीपल फॉसल मिलने से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो रेप्टाइल्स हैं यही बर्ड्स के एंसेस्टर थे, और मॉडर्न बर्ड्स और एंशियंट रेप्टाइल के दरमियान वाला जो कनेक्टिंग लिंक है वो ये आर्कियोपेटेरिक्स है। क्योंकि ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि रात को एक मगरमच्छ ने अंडा दिया और सुबह को उसमें से परिंदा निकल आया। बहुत सारी इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं, यानी कि ए से डायरेक्ट जेड तक नहीं जाया जाता, बी सी डी ई एफ़ वगैरह सारे आते हैं। तो वो जो इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं वो यही आर्कियोपेटेरिक्स जैसे ही एनिमल थे। तो चूँकि ये एक सॉलिड एविडेंस था, इस वजह से अक्सरियत ज़ूलॉजिस्ट आर्कियोपेटेरिक्स को ही सबसे पुराना परिंदा भी कंसिडर करते हैं, और इसी को ही रेप्टाइल्स और बर्ड्स की एवोल्यूशन के दरमियान में कनेक्टिंग लिंक भी कंसिडर करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइट की बात करें तो इसके लिए जो आर्कियोपेटेरिक्स है इसका लाइफस्टाइल कैसा था, इसके बारे में जो ज़ूलॉजिस्ट हैं डिफरेंट चीज़ें हाइपोथेसाइज करते हैं। क्योंकि 15 करोड़ साल पहले की बात है, इंसान तो तब होता नहीं था, ना ही कोई ऐसा मेथड है कि इतने पुराने टाइम में जाके इसको देख लिया जाए। टाइम मशीन अभी बनी नहीं है। एनी हाउ, तो एविडेंस की बेस पे और ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और उनको भी टेस्ट किया जाता है। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो विश बोन आर्कियोपेटेरिक्स के अंदर पाई जाती है ये अच्छी खासी वेल डेवलप किस्म की है, और इसके अंदर विंग मसल की अटैचमेंट के लिए डिफरेंट पॉइंट्स भी हैं। स्टर्नम यानी कि सीने की हड्डी, परों की हड्डियाँ, और दूसरी वो इसके स्केलेटन में ऐसे पॉइंट जहाँ पे फ्लाइट मसल अटैच होते हैं, वो मॉडर्न बर्ड्स की निस्बत जो आर्कियोपेटेरिक्स में थे वो थोड़े सिंपल या लेस डेवलप्ड किस्म के थे। तो इससे साइंटिस्ट जो ज़ूलॉजिस्ट हैं इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो आर्कियोपेटेरिक्स है ये एक बहुत अच्छा फ्लायर नहीं था, ये एक ग्लाइडर था। फ़्लाइट का मतलब होता है जिस तरह कबूतर आपने यहाँ से उड़ाया, वो उड़ता उड़ता ऊपर जाता जाता आपकी नज़र से गायब हो गया, इसको कहते हैं फ़्लाइट। ग्लाइडिंग का मतलब होता है जिस तरह मुर्गी घर की छत पे बैठी है और बिल्ली को देख के उसने पर खोल के छलांग लगाए और नीचे सेन में आ जाए, या सेन में बैठी है तो किसी को देख के जाकर छत पे चढ़ जाए या दीवार पे चढ़ जाए, या एक दीवार से पर खोल के जंप मारे और दूसरी पे चली जाए। इतना ये जो शॉर्ट डिस्टेंस तक फ़्लाइट होती है, इस तरह की फ़्लाइट को ग्लाइडिंग कहा जाता है। तो आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में भी जो ज़ूलॉजिस्ट है यही कहते हैं कि ये जो इसके परों के फोल्ड पे जहाँ पे हैं वहाँ पे जो पंजे लगे हुए हैं वो, और अपनी टांगों को यूज़ करके दरख्तों पे ऊपर नीचे चढ़ता था टहनियों में, और एक ऊंची शाख से निचली शाख तक जाने के लिए ये अपने पर फैला के नीचे गोता लगा के वहाँ तक आ जाता था। अब इसके जो पर थे इसको बहुत अच्छा फ्लायर तो नहीं बनाते, लेकिन इसकी एकदम से गिरने की स्पीड को कम कर देते हैं, जिससे ग्लाइड करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर जा सकता है। और ये टॉप लाइन वही है कि इसके जो विंग्स के फोल्ड के ऊपर पंजे लगे होते हैं वो दरख्तों पे ऊपर नीचे चढ़ने में यूज़ होते हैं।
तो एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट के अंदर एक्चुअल तो कोई चीज़ मतलब कंफर्म नहीं है। दूसरा ये कि जो ये बुक आपकी एक कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ये एक जनरल सी बुक है, ये फ़्लाइट या ऑर्निथोलॉजी से रिलेटेड कोई बहुत ऑथेंटिक या एडवांस बुक नहीं है। तो बदकिस्मती से इसके अंदर इन्होंने ये 2-3 थ्योरीज़ पेश की हैं एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट और एवोल्यूशन ऑफ ईदर से रिलेटेड। ये बड़ी स्टूपिड सी हैं, मे भी आपको पढ़ के हंसी भी आए, लेकिन मसला ये है कि कोर्स में यही है तो आप यही पढ़ेंगे। इससे अच्छी और मज़ीद ऑथेंटिक थ्योरीज़ बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन आप उनको अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। और अगर कोई अभी पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो ऑर्निथोलॉजी से रिलेटेड मेरे पास बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी कलरफुल बुक्स मौजूद हैं, जिनके सारे पेज कलर्ड हैं और उनमें बहुत अच्छी अच्छी डायग्राम्स भी हैं। चल पढ़नी नहीं तो वैसे तस्वीरें देखने के लिए अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मुझे इसी नंबर पर टेलीग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं आप। खैर, पिंक कलर से जो लिखा हुआ है यहाँ पे है। तो एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेप यही था कि एक शाख से दूसरे शाख पे या शाख से नीचे ज़मीन पे जंप करने से काम स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ग्लाइडिंग करनी शुरू की। काफ़ी अरसे के बाद वीक यानी कि कमज़ोर किस्म की फ्लैपिंग शुरू हुई, यानी कि अपने परों को इन्होंने फड़फड़ाना शुरू किया। ग्लाइडिंग के अंदर कोई जानवर होता है, ये अपने पर फड़फड़ाता है, यानी कि बार बार खोलता और बंद नहीं करता, ये सिर्फ उनको ओपन हालत के अंदर ही रखता है। तो पहला स्टेप था जंपिंग, यानी कि एक शाख से दूसरी शाख तक, फिर वहाँ से ज़मीन पे। दूसरा स्टेप था इसमें ग्लाइडिंग, और तीसरा स्टेप था सप्लीमेंटेड ग्लाइडिंग और वीक फ्लैपिंग, यानी कि ग्लाइडिंग के दौरान इन्होंने अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश की। और लास्ट पे विंग पावर्ड फ्लाइट, जिसके अंदर इनमें अपने परों और स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स को यूज़ करके अच्छे तरीके से बर्ड्स ने उड़ना शुरू कर दिया। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो 4 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट में, ये प्रोसेस रातों रात का या कोई 2-4 दिन या 5-6 साल के अंदर नहीं हुआ, इस काम को भी लाखों साल लगे हैं। तो कुछ दूसरे ज़ूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये नोट किया कि जो शुरू वाले बर्ड्स थे, इनकी पिछली टांगों का जो स्ट्रक्चर है उसको देख के पता चलता है कि बाईपेडल हैं, यानी कि 2 टांगों पे चलते थे, इन पे ही दौड़ते थे और इनसे ही ज़मीन पे हॉप करते थे। हॉपिंग कहते हैं फुदक फुदक के चलना। ये जो चिड़िया यही हाउस स्पैरो होती है, ये आपने देखा है 1-2 करके अपने पाँव रख के नहीं चलती, ये अपनी दोनों टांगें एक ही जगह पर रखती है और छलांगें लगाती है छोटी छोटी। तो इस तरह से चलने को हॉपिंग कहा जाता है। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये जो पैरट्स वगैरह होते हैं, इसमें फैंसी इंपोर्टेड पैरट से लेके जो ग्रीन कलर के पैरट्स, सिट्टे क्यूला, क्यूमरेरी वगैरह, जो ग्रीन तोता काठा है तो गानी वाले तोते, ये 1-2 करके अपने पाँव रख के चलते हैं, स्पैरोज होपिंग करते हैं। तो इनके जो विंग्स थे, यानी कि अर्लीस्ट बर्ड्स के विंग्स थे, तो ये मेनली उनको उड़ने की बजाय जो उनका प्रे होता था, यानी कि कीड़े मकोड़े, या तो ये उनको अपना पर मार के नीचे गिरा लेते थे और उनको पकड़ के खा लेते थे, या फिर क्या कहते हैं, उनकी स्पीड को कम कर देते थे, उड़ते हुए उनकी डायरेक्शन चेंज करके उनको पकड़ लेते थे। और इसी तरह से जो इसके दांत और इसके पंजे हैं, आर्कियोपेटेरिक्स वगैरह के ना इसकी बात हो रही है, तो इसके जो कोनिकल शेप के दांत और इसके क्लॉड पंजे, जिस तरह से उकाब वगैरह के पंजे तकरीबन इस तरह के थे, तो ये शिकार को पकड़ने के लिए यूज़ करता था। नीचे बेटे जो पिंक कलर से लिखा हुआ है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, इसलिए वजह से इसका कलर डिफरेंट है। इसके अलावा साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हॉरिजेंटल जंप्स के अंदर, यानी कि जब ये अपने शिकार का पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़ रहे होते थे, उस वक्त इनके जो पर थे ये इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे, यानी कि दौड़ते हुए ये अपने परों को थोड़ा सा फैला लिया करते थे। और इसके अलावा ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी कि चंद फीट के डिस्टेंस तक उससे थोड़ा थोड़ा उड़ भी लेते थे। और यहीं से फिर ये काम स्टार्ट हुआ और इवेंचुअली विंग पावर्ड फ्लाइट के अंदर चेंज हो गया। आर्कियोपेटेरिक्स के बाद एक दूसरे कदीम बर्ड की बात करते हैं जिसका नाम
साइनोर्निस था। तो इसको चाइना के अंदर से दरियाफ्त किया गया और कम्प्लीटली आर्कियोपेटेरिक्स जैसा तो नहीं था, थोड़ा सा उससे डिफरेंट था, लेकिन मोस्टली कैरेक्टर्स वैसे ही थे। तो मिलते जुलते फॉसिल्स मिलने से इस चीज़ का कंफर्म सबूत मिला कि ये जो आर्कियोपेटेरिक्स और साइनोर्निस जैसे बर्ड्स हैं, ये सारे के सारे बर्ड्स के जो अर्लीस्ट और एंशिएंट ग्रुप्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं। तो साइनोर्निस के जो फॉसिल थे 135 मिलियन ईयर्स पुराने थे, यानी कि आर्कियोपेटेरिक्स पहले आया था और ये उसके 15 मिलियन साल बाद आए थे। इन दोनों के दरमियान में 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ साल का फ़र्क है। अब 1.5 करोड़ साल के अंदर इन दोनों बर्ड्स के फॉसिल के अंदर जो जो डिफरेंस आए वो डिफरेंस सुने। एक तो डायनासोर की तरह के करैक्टर सेम इनके अंदर, यानी कि रेप्टाइल वाले करैक्टर सेम इनके अंदर थे, लेकिन साइनोर्निस के अंदर मॉडर्न बर्ड से मिलते जुलते ज़्यादा करैक्टर्स थे, जिसमें इसकी बॉडी कंपैरेटिवली छोटी, टेल जो पीछे रेप्टाइल की तरह की थी वो भी छोटी, स्टर्नम यानी कि सीने की हड्डी का सरफेस एरिया ज़्यादा था जिसके साथ फ्लाइट मसल अटैच होते थे, पंजे इसके बहुत बड़े बड़े, वो डायनासोर्स की तरह के शिकारी परिंदों की तरह के नहीं थे, वो भी थोड़े रीज़नेबल साइज़ के हो गए थे। और इसके जो 4 लिम्स थे यानी कि अगले बाजू, इनके दरमियान में इस तरह से फोल्ड था, यानी कि जब ये उड़ नहीं रहा होता था, आराम से बैठा होता था, तब अपने पैरों को ये फोल्ड कर लेता था, जैसे मॉडर्न सारे बर्ड्स कर लेते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट इसके स्ट्रक्चर से इस नतीजे पे भी पहुंचे हैं कि जो साइनोर्निस था ये पावर्ड फ्लाइट के कैपेबल था, यानी कि ये ठीक से उड़ लेता था। चूँकि ये फॉसिल 13.5 करोड़ साल पुराना है और ये ठीक से उड़ लेता था, इस वजह से साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो पावर्ड फ्लाइट है ये बर्ड्स के अंदर आज से 135 मिलियन ईयर्स अगो सब इवॉल्व हुई। फिगर को याद रखना है कि ये फॉसिल कितने कितने पुराने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। दूसरा, पावर्ड फ्लाइट कब इवॉल्व हुई। एक तीसरे एंशिएंट फॉसिल बर्ड की बात करते हैं जो कि रिसेंट डिस्कवरी है, और ये क्रीटेशियस टाइम पीरियड के जो सेडिमेंट्स या डिपॉजिट्स हैं उनके अंदर से मिला। इसको स्पेन में डिस्कवर किया गया। स्पेन यूरोप का एक कंट्री है और इसकी स्टडी करके ओरिजिन ऑफ फ्लाइट के बारे में मज़ीद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो बर्ड, इसका नाम रखा गया इओलू लेविस। मेनली एक फॉसिल की जो एज होती है वो एज वही होती है जितनी पुरानी रॉक्स के अंदर से वो मिलता है, और फॉसिल हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल कभी नहीं मिलते। तो इसकी एज 115 मिलियन यानी कि 11.5 करोड़ साल पुराना बर्ड है। इसका जो विंग स्पैन यानी कि इसके परों का जो फैलाव था वो 17 सेंटीमीटर था, यानी कि एक आम किस्म की जो चिड़िया होती है उस जितना। गोल्डफिन चिड़िया होती है, हाउस स्पैरो के साइज़ की ही तकरीबन होती है। इस फॉसिल से ये पता चलता है कि जो इओलू लेविस था, इसका विंग स्ट्रक्चर, इसके विंग स्ट्रक्चर को एल्यूला कहा जाता है। ये वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। एल्यूला क्या चीज़ होती है? द विंग स्ट्रक्चर ऑफ इओलू लेविस इज़ कॉल्ड एल्यूला। तो इस चैप्टर के अंदर आगे भी आएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बहुत सारे मॉडर्न बर्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और ये स्लो होवरिंग फ़्लाइट के अंदर यूज़ होता है। होवरिंग फ़्लाइट कहते हैं जब ये परिंदा एक ही जगह पे हवा में मंडलाते रहते हैं, वहाँ भी चक्कर लगाते रहते हैं, इसको होवरिंग फ़्लाइट कहते हैं। तो फॉसिल के अंदर इसका मौजूद होना इस चीज़ का सबूत है कि बर्ड्स के अंदर स्लो होवरिंग फ़्लाइट वाला जो प्रोसेस था ये आज से 11.5 करोड़ साल पहले इवॉल्व हो चुका था। तो ये बेटा 3 एंशिएंट बर्ड्स थे, तीनों हमने पढ़ लिए। अब इसके अंदर आते हैं मॉडर्न बर्ड्स। डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बर्ड्स।
मॉडर्न बर्ड्स से मुराद वो सभी बर्ड्स हैं जो आजकल ज़िंदा सलामत पाए जाते हैं और हम उनको देख सकते हैं। तो आर्कियोपेटेरिक्स, साइनोर्निस और एओलुलेवस ये इस चीज़ का सबूत हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट बर्ड टाइप्स के बर्ड थे, यानी कि रेप्टाइल और मॉडर्न बर्ड्स के दरमियान के कनेक्टिंग लिंक थे। तो ज़ूलॉजिस्ट इस चीज़ पे एग्री नहीं करते कि ये वाले जो बर्ड्स हैं क्या यही मॉडर्न बर्ड्स के एंसेस्टर हैं या कोई एंशिएंट रेप्टाइल्स का ग्रुप था जिनसे ये वाले 3 बर्ड्स भी बने और मॉडर्न बर्ड्स भी बने। तो इसके अलावा यानी कि 3 ये मेजर और फेमस फॉसिल्स तो आपने जो पढ़े हैं, इसके अलावा कई तरह के फॉसिल बर्ड्स और भी हैं जो आज से 10 करोड़ साल पहले से लेके 7 करोड़ साल पहले के पीरियड के दरमियान में, मतलब इतने इतने पुराने उनके फॉसिल्स मिलते हैं। टाइम हमेशा पीछे को आता है, यानी कि जितना हम रिसेंट आते जाएंगे टाइम की फ़िगर उतनी छोटी होती जाएगी। ये 100 मिलियन ईयर ज़्यादा पुराने वाला टाइम है और हम अपने टाइम की तरफ को आएंगे तो ये 70 उससे क्लोजेस्ट है। तो ये जो फॉसिल्स की वैरायटी मिली है इनमें से कुछ बर्ड साइज़ के अंदर बड़े थे और वो फ्लाइट लेस थे, यानी कि उड़ते नहीं थे। तो भी उड़ते नहीं थे तो उसकी बजाय फिर ये या तो पानी में तैरने के लिए या फिर ये पानी में गोते लगाने के लिए मॉडिफाइड थे। जबकि से कुछ इनमें से ऐसे बर्ड थे जो कि फ्लायर्स भी थे, मतलब कि जो पुराने बर्ड्स थे उनमें हर तरह के आते थे। फ्लाइंग बर्ड्स भी आते थे और फ्लाइटलेस बर्ड जिस तरह शुतुरमुर्ग और कीवी की तरह के बर्ड्स होते हैं जो दौड़ते हैं चलते नहीं हैं। या फिर जो पेंगुइन है, पेंगुइन भी फ्लाइटलेस बर्ड होता है, ये भी उड़ता नहीं है, ये ज़मीन पे चलता है या फिर पानी के अंदर ये गोता भी लगाता है और बड़ा अच्छा तैर भी लेता है। तो इनमें से अक्सरियत के अंदर आर्कियोपेटेरिक्स से ही मिलते जुलते दांत थे। जैसे रेप्टाइल्स के अंदर दांत होते हैं सारे एक ही तरह के कॉनिकल शेप के, जब किसी एनिमल के मुंह के अंदर सारे ही दांत एक ही शेप के होते हैं, इसको होमोडेंटिशन कहते हैं। और जब किसी एनिमल के मुंह के अंदर मौजूद दांत अलग अलग शेप्स के होते हैं, उस हिसाब से उनका फंक्शन भी अलग-अलग होता है। इस प्रोसेस को हेट्रोडेंटिशन कहते हैं। तो इंसान के मुंह में जो दांत होते हैं हेट्रोडेंटिशन है, जिसके अंदर इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर 4 तरह के दांत होते हैं। खैर ये जो बर्ड्स पुराने इनको डिफरेंट फॉसिल्स मिले थे और ये जिस जिस ग्रुप से बिलोंग करते थे अब वो नहीं पाए जाते, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और जिस तरह से पुराने डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे इसी तरह से पुराने बर्ड्स भी मीज़ोज़ोइक इरा के ख़त्म होते होते सारे ख़त्म हो गए थे। तो सिर्फ चंद एक बर्ड्स ऐसे हैं जो टर्शरी पीरियड तक बच गए और वही बर्ड्स को मॉडर्न बग़ैर दांतों वाले बर्ड्स का एंसेस्टर कहा जाता है। मॉडर्न बर्ड्स के दांत नहीं होते किसी के भी, इसकी चोंच होती है। अब अगर आप में से किसी बच्चे का ज़रा ये बड़ी वाली बत्तख से करीबी वास्ता पड़ा है तो वो कहेगा कि बत्तख के दांत होते हैं। वो बत्तख के दांत नहीं होते, इसकी जो चोंच के किनारे होते हैं वो जिस तरह दंदानों वाली छुरी होती है ना, इस पर दंदाने से बने होते हैं, तो वो दांत नहीं होते, इसकी चोंच का स्ट्रक्चर ही वैसा होता है। क्योंकि ये कीचड़ वगैरह को फ़िल्टर करते हैं, उसमें से कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो वो उसके लिए हेल्पफुल होता है। एनी हाउ ये जो येलो कलर से लिखा है इसके ऊपर है कि मॉडर्न बर्ड्स की जो फाइलोजनी है ये कंट्रोवर्शियल है, इस पर बहस चलती रहती है। क्योंकि अडाप्टिव रेडिएशन से जो भी इसके एंसेस्टर थे उससे आगे 9100 स्पीशीज़ यानी कि 9100 स्पीशीज़ बर्ड्स की जो अब पाई जाती हैं, और इनको तकरीबन 27 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट टेबल के अंदर आएगा। ये जो ऑर्डर्स की तादाद है ये वेरी करती है, डिपेंड करता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है। ठीक है, दूसरा यही बुक आपकी मतलब कि मिलर हार्ले आपके कोर्स के अंदर इसका 5th एडिशन है। जैसे जैसे इसके अगले अगले एडिशन आए उसके अंदर ये इनकी स्पीशीज़ की तादाद ज़्यादा होती गई। तो जो मोस्ट लेटेस्ट इसका 13th एडिशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीशीज़ की तादाद 10,100 है, लेकिन आपने इसी को ही फॉलो करना है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। और इनके ऑर्डर्स भी अब 32 हैं। खैर वो आपने फ़िक्र अभी नहीं करनी, आपने बस यही याद रखना है कि बर्ड्स की 9100 स्पीशीज़ हैं और 27 ऑर्डर्स हैं। खैर करैक्टरिस्टिक बिहेवियर बर्ड्स के जो सॉन्ग यानी कि जो बर्ड्स बोलते हैं इनके गाने की आवाज़ होती है उसको सॉन्ग कहते हैं।
यानी कि परिंदे का चहचहाना। शक्ल सूरत में डिफरेंस और इकोलॉजिकल निच की बेस पे इनके ऑर्डर्स को अलग-अलग किया जाता है। तो जब हम सभी ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में, तब हर ऑर्डर के जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं और उसकी एग्जांपल्स हैं हम वो साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये बेटे वो वाला टेबल है जिसके अंदर बर्ड्स के सारे ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, और इसके अंदर ये सबसे नीचे करके ये जो ग्रे के ऊपर लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है कि इसके सारे ऑर्डर जितने टोटल हैं, ये सारे नहीं हैं, इसके अंदर से कुछ सिलेक्टेड और फेमस वाले ऑर्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेस फेमस और इस तरह के ऑर्डर जो बहुत छोटे हैं, छोटे का मतलब ये है कि उनके अंदर 5-5 6-6 बर्ड्स हैं बस, वो वाले ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं दिए गए। तो ये जो टेबल है ये हम अपने क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा यहीं तक था। इससे रिलेटेड अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कहीं से कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो वो मेरे से ग्रुप में पूछ सकता है। तो चैप्टर ये एंड वाले 2 आसान है, और आसान होने की मेन वजह यही है कि इसमें मौजूद एनिमल्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स फेमिलियर एनिमल्स हैं, हम अपने बचपन से इनको किसी ना किसी जगह पे देखते ही आ रहे हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।